कहने का इसको ऐसे समझते हैं, डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग या अल्टरनेट आरएनए स्प्लाइसिंग मींस कि जो बी सेल्स हैं वो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि वो B0 में रहती हैं और B0 से फिर वो B1 में कन्वर्ट होती है। और B1 में कन्वर्ट कैसे होती हैं? जब उनमें IgM और IgD रिसेप्टर जुड़ जाते हैं। अब ये जो IgM और IgD रिसेप्टर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसका मेथड है डिफरेंशियल आरएनए स्प्लाइसिंग। डिफरेंशियल आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब यह है कि सबसे पहले जो नेव बी सेल्स थी, यानी कि प्रोजेनाइटर बी सेल्स, वहां पर बी सेल्स में जो जीन थे उनके पास वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन जीन थे। वेरिएबल रीजन जीन में यानी कि वीजे और वीडीजे ज्वाइनिंग से, यानी कि रीअरेंजमेंट से वेरिएबल रीजन फॉर्मेशन हो गया। जो वेरिएबल रीजन फॉर्मेशन एक बार हो गया तो उसके बाद बाकी जो जीन रीअरेंजमेंट होता है, बाकी जो वीडीजे और वीजे हैं उनमें सप्रेशन हो जाता है। एक बार वेरिएबल रीजन तैयार हो गया तो बाकी जितने भी हैं वो सारे सप्रेस हो जाते हैं। इसको कहते हैं एलिलिक एक्सक्लूजन। ठीक है, तो सेम स्पेसिफिसिटी का वी रीजन वो सभी बी सेल्स में तैयार हो जाता है। ओके, अब ये जो बी सेल्स के पास वी रीजन तैयार हुआ, अब इससे कांस्टेंट रीजन जुड़ेगा। और कांस्टेंट रीजन में हमने बताया था कि यहां पर सबसे पहले म्यू है, जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, फिर म्यू के बाद सी डेल्टा है, और इसके बाद एक लंबा सा रीजन के बाद फिर यहाँ पर गामा और फिर अल्फा और फिर एप्सिलॉन है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तैयार होता है, यानी कि आरएनए तैयार होता है, वीडीजे ज्वाइनिंग, और ये सी म्यू और सी डेल्टा रखता है वो, क्योंकि अब क्या होता है, वी डी जे और सी ज्वाइनिंग होती है। वी डी जे सी ज्वाइनिंग होती है और सी में म्यू और सी डेल्टा रह जाता है। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तैयार हुआ। अब इससे फाइनल एमआरएनए तैयार होगा। तो ये जो फाइनल एमआरएनए तैयार होगा वो दो एमआरएनए बन सकते हैं इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से, एक विच कंटेन सी म्यू और एक विच कंटेन सी डेल्टा। ओके, तो ये तैयार होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल आरएनए स्प्लाइसिंग या फिर अल्टरनेट आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो इससे फिर IgM बनता है और IgD फॉर्मेशन होता है, जो कि बी सेल रिसेप्टर बनाता है। ओके, तो डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग का रोल क्या है कि IgM और IgD का फॉर्मेशन करना। क्लियर है? यस सर। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए, अब बात आती है इसके बाद क्लास स्विचिंग की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास स्विचिंग है, ये जो स्विच है वो कहाँ होता है? या तो G1 के पास होता है, या A के पास होता है, या E के पास होता है। मतलब ये है कि इस तरीके से DNA है और यहाँ पर VDJ ऑलरेडी बन चुका है। हम बता चुके हैं आपको कि VDJ या VJ, अगर वो लाइट चेन है तो इस तरीके से VJ, ये जीन रीअरेंजमेंट हो चुका है। बी सेल के पास सेम स्पेसिफिसिटी का वेरिएबल रीजन तैयार हो चुका है। बस अब चेंज क्या होना है? चेंज होना है क्लास का, यानी आइसोटाइप का, कि कौन सा आइसोटाइप की कौन सा कांस्टेंट रीजन आके अब इस वीडीजे से
जुड़े। तो क्लास स्विचिंग जो होता है वो ट्रिगर करता है या तो टी हेल्पर सेल के द्वारा या फिर एंटीजन के द्वारा। दो तरीके से ट्रिगर होता है, या तो एंटीजन बाइंडिंग से या फिर टी हेल्पर सेल बाइंडिंग से। ओके, अच्छा कोई बताएगा कि टी हेल्पर सेल बी सेल से कैसे जुड़ेगी? प्लीज बताइए, कोई आंसर दीजिए कि टी हेल्पर सेल बी सेल से कैसे जुड़ेगी। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। CD4 के द्वारा उभरता है। नहीं, बी सेल से कैसे जुड़ेगी, मतलब बी सेल के पास ऐसा क्या होगा जिससे कि टी हेल्पर सेल जुड़ेगी? सर रिसेप्टर होता है ना बी सेल सरफेस के बाद उस रिसेप्टर का क्या नाम है? CD4। तो बी सेल के पास MHC क्लास 2 होगा जो TH सेल से ऐड होगा। हाँ, ये देखिए, जो बी सेल्स हैं ये सबसे पहले जब आईजीएम और आईजीडी फॉर्मेशन हो जाता है तो ये बी सेल फॉलिकल में पहुंचती है। ठीक है, फॉलिकुलर बी सेल्स में पहुंचती है। वहां पर फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स एक साथ एंटीजन से इंटरैक्ट करती हैं, और फिर ये जो बी सेल्स हैं, अच्छा इंटरैक्ट कैसे करेंगी? इंटरैक्ट करेंगी बाय द हेल्प ऑफ दिस बी सेल रिसेप्टर, यानी कि आईजीएम और आईजीडी, क्योंकि बी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन हो चुका है, प्लाज्मा सेल्स में ये पहुंच चुकी है। ठीक है, तो बी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन होने के बाद ये एंटीजन से इंटरैक्ट करेंगी। इंटरैक्ट करने के बाद ये एंटीजन को इंटरलाइज करती हैं, मतलब कि अब प्रोसेस होगा उस एंटीजन का, और ये एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगी। प्रेजेंट किसके थ्रू करेंगी? प्रेजेंट करेंगी MHC2 के थ्रू। तो MHC2 के थ्रू जब ये प्रेजेंट करेंगी तो टी हेल्पर सेल्स MHC2 को रिकॉग्नाइज करेगा बाय द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर के पास वो पेप्टाइड रिकॉग्निशन साइट होती है, तो वो पेप्टाइड को जो कि MHC क्लास 2 रखे होगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अब टी सेल रिसेप्टर और MHC क्लास 2 बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग को और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए टी सेल के पास CD40L ये स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होता है, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल, और बी सेल के पास CD40 होता है। तो ये उसके थ्रू एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे, मतलब और ज्यादा स्ट्रेंथ से, टाइटनेस से जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, हमने बताया था कि अगर टी हेल्पर सेल, ठीक है, बी सेल्स के पास जनरली जुड़ रही है तो उसका आगे फर्दर एक्टिवेशन होता है, यानी टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन किस में हो जाता है? जनरली टी हेल्पर सेल 2 में होता है। और अगर वो मैक्रोफेजेस से जुड़ती है, जनरल प्रोसेस है, यूजुअल प्रोसेस, तो वो टी हेल्पर सेल 1 में कन्वर्ट होती है। ओके, तो टी हेल्पर सेल फिर क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी साइटोकाइंस को विद द इंटरेक्शन ऑफ बी सेल्स। जब बी सेल्स से वो इंटरैक्ट करेगी तो ये टी हेल्पर सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगी। अगर वो टी हेल्पर सेल 2 है तो वो साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगी IL4 और IL5। और अगर टी हेल्पर सेल 1 है तो वो प्रोड्यूस करेगी इंटरफेरॉन गामा। ओके, क्लियर है? तो अगर ये IL4 प्रोड्यूस कर रही है तो क्लास स्विच कराती है IgE को। IL5 साइटोकाइन क्लास स्विच कराता है IgA को।
इंटरफेरॉन गामा क्लास स्विच कराता है IgG को। आपको अगर याद भी रखना हो तो गामा से आप गामा को याद रखिए कि गामा यानी इंटरफेरॉन गामा, तो गामा को ही जो है स्विच करेगा, यानी कि जी को स्विच करेगा। तो G1 जनरली इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करता है क्लास स्विचिंग, ए जनरली प्रोड्यूस करता है IL-5 और ई प्रोड्यूस करता है IL-4। तो विद द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन, और अगर ये एंटीजन से इंटरैक्ट हो रही है तो वो IgG ए और ई से कोई भी कर सकती है। तो सबसे पहला प्रोसेस बी का यही होता है कि वो एंटीजन को प्रोसेस करे, इंटरलाइज करे, उसको एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट प्रेजेंटिंग यूनिट की तरह शो करे, उसको MHC के थ्रू शो करेगा, और टी हेल्पर सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करके साइटोकाइन प्रोड्यूस करे, जिससे कि क्लास स्विचिंग हो और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस हो। और ये प्लाज्मा सेल फर्दर IgG1, IgA और IgE। तो क्लास स्विचिंग जनरली किस में हो रही है? क्लास स्विचिंग से हमेशा या तो IgG प्रोड्यूस होगा, या फिर IgA प्रोड्यूस होगा, या फिर IgE प्रोड्यूस होगा। और क्लास स्विचिंग नहीं हो रही है तो फिर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? IgM और IgD, क्योंकि ये सरफेस मॉलिक्यूल है। ओके, तो क्लियर है? तो क्लास स्विचिंग करवा कौन रहा है, या क्लास स्विचिंग किसकी हेल्प से हो रही है? क्लास स्विचिंग हो रही है एंटीजन रिकॉग्निशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड टी हेल्पर सेल इंटरैक्शन। और इंटरैक्शन प्रोवाइड कौन कर रहा है? टी हेल्पर सेल रिसेप्टर और CD40L। तो CD40L का इसमें रोल है। ये क्लियर है? इसीलिए मैं इससे पहले सारी चीजों को बता चुका हूं कि CD40L यहाँ पर रिसेप्टर होता है, CD40 का रिसेप्टर इसके पास होता है, MHC2 यहाँ पर होता है, और टी हेल्पर सेल रिसेप्टर इसके पास होता है। ये TH2 क्या है, TH1 क्या है, ठीक है, इनसे क्या निकल रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर है। कुल मिला के क्लास स्विचिंग क्या है? क्लास स्विचिंग है कि जो VDJ ज्वाइनिंग हो गई, इसके बाद कौन सा क्लास ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, उसको कहते हैं क्लास स्विचिंग। तो ये दिस इज द स्विच रीजन। स्विच रीजन क्या है? या तो अल्फा है, या फिर गामा है, ठीक है, या फिर अल्फा है, या फिर एप्सिलॉन है, कोई भी हो सकता है स्विच रीजन। तो इस बी सेल DNA में यहाँ पर स्विच रीजन दिखाया गया है कि ये अल्फा, गामा और गामा 4 है। तो जनरली होता क्या है, एक बार फिर से देखिएगा, क्लास स्विचिंग इज बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जो स्विच रीजन है वो रिकम्बाइन होगा। रिकम्बाइन कैसे होगा? देखिए, इसमें भी एक प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस रेगुलेटेड मैनर में हो रही है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, सब रेगुलेटेड है। जब एंटीजन आया या टी हेल्पर सेल से इंटरैक्ट हुआ तभी क्लास स्विचिंग होगी। अगर एंटीजन मतलब ये प्रोसेस एंटीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है या टी हेल्पर सेल डिपेंडेंट प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, तो टी हेल्पर सेल या टी सेल इंटरेक्शन से ही क्लास स्विचिंग होगी, यानी कि फर्दर बी सेल मैच्योरेशन होगा और प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल फॉर्मेशन होगा। प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन का मतलब ही क्लास स्विचिंग है। ओके, और मेमोरी सेल फॉर्मेशन का मतलब है एफिनिटी मैच्योरेशन। ओके, तो VDJ मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि VDJ जीन रीअरेंजमेंट हो चुका है, एलिलिक एक्सक्लूजन हो चुका है। इसके बाद क्लास स्विचिंग कैसे होगी? जो अपस्ट्रीम रीजन है कांस्टेंट रीजन का, ये 5 प्राइम होता है, ठीक है। अपस्ट्रीम रीजन क्या हुआ? जो सबसे पहले है, ये रीजन डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम रीजन 5 प्राइम रीजन जो होता है, ये रिपीटिटिव रीजन है, और ये VDJ के सबसे नजदीक होता है। तो इनमें जो स्टार्टिंग के ये जो 3 रीजन है, ये लूप आउट हो जाते हैं।
ठीक है, लूप आउट का मतलब ये है कि एक लूप बना लेंगे और फिर इनको एक्साइज कर दिया जाता है। एक्साइज करने से क्या होता है, वीडीजे की जो स्विच रीजन है उनसे बाइंडिंग होती है। अब ये स्विच रीजन डिसाइड कौन करता है कि कौन सा स्विच रीजन आके इस पे जुड़ेगा, ये डिसाइड करता है साइटोकाइन, कि कौन सा साइटोकाइन आके जो है वो उसको एक्टिवेट कर रहा है। साइटोकाइन एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह भी काम कर सकता है या एज ए लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह हो सकता है और जो कि एक पर्टिकुलर क्लास को स्विच करे। तो वीडीजे जो अपस्ट्रीम रीजन है ये लूप आउट हो जाएगा और लूप आउट होने से क्लास स्विचिंग होगी और वी और सी रीजन से स्विच रीजन, यानी कि अगर ये गामा है तो गामा से क्या बन गया, ये बन गया IgG1। अगर ये इसके साथ जुड़ता तो फिर ये बनता IgA1। ठीक है, तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो रहा है ये आफ्टर डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग से कुछ भी बना सकता है, गामा 1 भी बना सकता है, अल्फा 1 भी बना सकता है। इसमें हमने गामा 1 दिखाया है तो इसका मतलब कि ये G1 बना रहा है, लेकिन ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इनमें से किसी से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने बताया था कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट उसमें बना रहा है वो IgM यानी Ig म्यू और Ig डेल्टा के साथ है, तो इसलिए वो दो टाइप के सरफेस रिसेप्टर को बनाता है। यहाँ पर ये 3 हट जाते हैं तो बाकी जो हैं वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये कोई भी टाइप का क्लास स्विच आगे बना सकता है, मतलब कि वो IgG बना सकता है, IgA भी बना सकता है और IgE भी बना सकता है, डिपेंड ऑन द साइटोकाइन। ओके, ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन अभी? चलिए इसको अभी और क्लियर हो जाएगा। तो क्लास स्विचिंग अकर आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ मैच्योर B cell receptor to generate the different classes of antibody, all with the same variable domain as the original antibody generated in the immature B cell, but possessing distinct constant domain, मतलब कि they contain all same type of variable domain but different type of constant domain. Since the variable region does not change, class switching does not affect antigen specificity. ठीक है, तो वेरिएबल रीजन नहीं चेंज होता है इसलिए एंटीजन स्पेसिफिसिटी नहीं चेंज होती है। ओके, इंस्टेड द एंटीबॉडी रिटेन एफिनिटी फॉर द सेम एंटीजन बट कैन इंटरेक्ट विद डिफरेंट इफेक्टर मॉलिक्यूल। लेकिन क्योंकि कांस्टेंट रीजन डिफरेंट टाइप के होते हैं तो डिफरेंट टाइप के इफेक्टर मॉलिक्यूल से ये जुड़ सकते हैं। आइसोटाइप स्विचिंग रिक्वायर स्टिमुलेशन ऑफ बी सेल बाय टी हेल्पर सेल and in particular requiring CD40 ligand and T cell to CD40 on B cell. ओके, ये चीजें बता चुके हैं आपको, बाकी ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि IL4 जो है वो IgE और IgG1 का करते हैं, IL5 वो IgA का करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट टाइप के साइटोकाइन, डिफरेंट टाइप के क्लास स्विच को ऑन करते हैं। जो क्लास स्विचिंग हो रही है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इसको कहते हैं क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि जो स्विच तैयार हो रहे हैं वो किसके किसके रीजन के हैं, वो है कांस्टेंट रीजन ऑफ गामा, एप्सिलॉन और अल्फा। तो रिकॉम्बिनेशन मेथड से कभी गामा जुड़ सकता है, कभी एप्सिलॉन जुड़ सकता है और कभी अल्फा जुड़ सकता है। तो क्लास स्विचिंग रिक्वायर DNA रिकॉम्बिनेशन एंड डिलीशन, डिलीशन भी होता है इसमें।